हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अर्थात 2027 में जितने भी बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल, यूट्यूब चैनल जो है एसी क्लासेस, उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप लोग फॉलो कीजिए। कंटिन्यू इस पे वीडियो आपको आएगा, मैथ और साइंस से रिलेटेड। क्लियर है? बहुत ईजी वे में पढ़ाते हैं। और रियल नंबर जो है दोस्त, कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या, इसमें क्या पढ़ना है और इसके कैसे प्रॉब्लम सोल्व होंगे, अर्थात क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत इजी वे में समझाएंगे। हमारा पूरा कोशिश रहता है दोस्त कि हम जो समझाने की कोशिश करें हर बच्चा को समझ आसानी से आ जाए। क्लियर है दोस्त? तो देखिए, वास्तविक संख्या की जब जिक्र होती है, चैप्टर है एक, अर्थात चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का। और वास्तविक संख्या आखिर है क्या, वास्तविक संख्या कहां से आया और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये समझेंगे दोस्त। बहुत इजी वे में समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पीछे, फ्लैशबैक। अर्थात हम लोग 9th में पढ़े हैं दोस्त। अर्थात देखिए, 9th में हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, अर्थात संख्या के बारे में पढ़े थे। होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये सारे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा खाली ये देखिए कि हम लोग जब संख्या की बात करते हैं, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। चैप्टर 1 में पूरा वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। उसके पहले है ये काल्पनिक। काल्पनिक होता है इमेजिनरी नंबर, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, जिसे इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं थोड़ा। क्लियर? उसके बाद वास्तविक संख्या के पार्ट आते हैं परिमेय और अपरिमेय। इस सारे बात को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। क्लियर है दोस्त? अब देखिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, और ये होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग 9th में नंबर लाइन पढ़े हैं। क्लियर है? उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करते, हमको पता है कि बीच में जीरो होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं। क्लियर है? तो वो सारी बात हम लोग 9th में पढ़े हैं। बस ये चलते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, प्राकृतिक संख्या अगर बोला जाए, प्राकृतिक संख्या की अगर बात बताया जाए, तो आपको एक बात बताते हैं। प्राकृतिक होता है, नेचुरल नंबर होता है सभी गिनती की संख्या। अगर हम आपसे पूछे कि आपको कितने दोस्त हैं, आपका कितने दोस्त हैं, तो आप बोलिएगा सिर्फ 5 दोस्त। गिनती कहां से कीजिएगा? 1 2 3 4 5। अर्थात आप काउंट करना कहां से चालू किए हैं? तो 1 से। तो इतना क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्या जो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आपको 5 दोस्त है तो 5 तक गिनती किए। किसी का अच्छा फैन फॉलोइंग है, बहुत सारा दोस्त है, तो और ज्यादा काउंट करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि इनफिनाइट, अनंत तक। क्लियर है? जहां तक हम गिन सके। क्लियर है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। अर्थात इतना समझ लेना है कि सभी गिनती की संख्या, सभी गिनती की संख्या, सभी गिनती, एकदम हिंदी में समझाते हैं, सभी गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्लियर है? एकदम रटना नहीं है, समझना है। क्लियर? प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? अब देखिए, जब हम सर गिनती की संख्या समझ लिए, तो अब आता है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, पूर्णांक कुछ नहीं है, होल नंबर जिसे बोलते हैं। पूर्णांक संख्या बोला जाए तो मेरे दोस्त, तो प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अर्थात इसको बोलेंगे, यहां लिख देते हैं कि प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, कॉमन पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर है? देखिए, तब जैसे क्या हो जाएगा, तो सर जैसे में हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब देखिए, अब बात आती है पूर्णांक संख्या क्या है। तब देखिए दोस्त, ए जीरो तो पूरा पूर्णांक संख्या में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक पढ़े क्या कि गिनती की संख्या। जब इसमें जीरो सम्मिलित किए तब पूर्ण संख्या बना। पूर्णांक संख्या क्या? तो सर पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के साथ साथ
निगेटिव वैल्यू भी आ जाए, अर्थात इसमें तो 0 1 2 3 सब पॉजिटिव है और इसमें क्या होगा कि निगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा, अर्थात हम लोग क्या आ जाए -1 -2 डॉट 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 इन्फिनाइट और इधर आ जाए दोस्त 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। अर्थात आप लोग अच्छे तरीके से ये तीन चीज समझ गए हैं कि सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। सर गिनती से स्टार्ट करते हैं, 0 को जोड़ लेते हैं तो पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या में अगर माइनस टर्म भी आ जाए, माइनस संख्या भी आ जाए नंबर सिस्टम पर, तो पूर्णांक बन जाता है सर। क्लियर? अब देखिए, अब बात आता है कि सर जीरो हमारा एकदम मीडिएटर है दोस्त, एकदम मिड पॉइंट है, यहीं से डिवाइड होता है कि जब हम जीरो, अगर हम इधर है दोस्त तो हमारा राइट साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा तो निगेटिव। क्लियर है? तो ये हमारा नंबर सिस्टम 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अब देखिए हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, बस थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जब यहीं पे हैं तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि सर सम संख्या, एक सम संख्या भी होता है और एक विषम संख्या भी होता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो आप लोग 6 7 से ही पढ़ रहे हैं। सर सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और क्या होता है सर एक अभाज्य संख्या होता है। सर अभाज्य संख्या होता है, सर एक भाज्य संख्या भी होता है, भाज्य संख्या भी होता है। क्लियर है? इस सारे बात को बहुत इजी वे में यहां से समझते चलते। क्लियर? अब देखिए कि जो भी सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या है दोस्त, ये सारा प्राकृतिक संख्या से आया। कहां से आया दोस्त? प्राकृतिक संख्या से। देखिए देखिए बात प्राकृतिक संख्या नहीं, सम विषम ऋणात्मक भी हो सकता है, समझ रहे हैं? बस ये समझना है कि सम किसे कहेंगे, विषम किसे कहेंगे और अभाज्य और भाज्य किसे कहेंगे। क्लियर? देखिए सम संख्या पता है जो 2 से विभाजित हो, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा 2 4 6 डॉट डॉट हो। विषम हमें पता है जो 2 से ना कटे, तो कहां से होगा सर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो अब देखिए सर अभाज्य संख्या क्या होगा। अभाज्य संख्या में लोग कंफ्यूज होते हैं और इससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। क्लियर है? पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता। क्लियर है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बता, लोग फंस जाते हैं। बहुत इजी वे में समझना अभाज्य संख्या क्या है। देखिए अभाज्य संख्या के मतलब कहता है कि जो केवल अपने आप से कटे, केवल अपने आप और एक से कटे और वो एक से बड़ा हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। याद दिमाग में सेट करना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल अपने आप और एक से कटे, जो केवल अपने आप और एक से कटे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप और एक से कटे, आप इतना फिक्स मान लीजिए, ठेठ भाषा में बोला जाए तो जो किसी से न कटे, जो किसी से न कटे। अरे अपने आप से कटने का मतलब क्या है कि वो एक से तो कटेगा ही, अपने आप तो एक बार में पड़ेगा, तो वो अभाज्य संख्या हो गया। जैसे में बोले तो सर जो केवल अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होगा। सर एक तो अपने आप से कट रहा नहीं दोस्त, अभी क्या बोल रहे जो एक से बड़ा हो, एक से क्या हो बड़ा हो, तो क्या दो अभाज्य संख्या है सर? हाँ, दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, 4 है सर? नहीं। 5 है सर? हाँ। 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 से कटता है, 1 से कटता है और 3 से भी कट जाता है, अर्थात 9 नहीं 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये सब अभाज्य संख्या है। अब देखिए मेरे दोस्त, बात आता है अभाज्य संख्या के कि 2 3 5 7 11 13 सर अभाज्य संख्या है। क्या बोले? सीधा फंडा इसका है जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 ही गुणनखंड हो, वो गुणनखंड केवल अपने आप। जैसे देखिए 2 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना होगा, 2 गुणनखंड एक अपने आप और एक, 3 को भी करेंगे 3 गुना होगा, 5 को भी करेंगे 5 गुना होगा, 7 को भी करेंगे माने 2 गुणनखंड से ज्यादा उसका गुणनखंड नहीं हो, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब आते हैं अर्थात अभाज्य संख्या में अगर लिखे तो यहाँ लिख दीजिए 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब देखिए अब आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? तो देखो मेरे दोस्त, भाज्य संख्या के मतलब भी वही होता है कि भाज्य के मतलब होता है कि अभाज्य का तो नियम पालन करेगा ही कि उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए जो केवल अपने आप और एक से कटे, उसके अतिरिक्त और भी दूसरी संख्या से कटे, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे में अगर हम ले ले 9, तो 9 को अगर गुणनखंड करें तो देखिए 3 गुना 3 गुना 1, इसका कितना गुणनखंड? तो सर इसका गुणनखंड हो गया 1 2 3, अर्थात
1 2 3, इसका 3 मान लिया हम ले लेते हैं 8, तो 8 का देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका भी कितना गुणनखंड 3 गुणनखंड, और ऊपर से एगो ये 1 यह था 4 गुणनखंड, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिसका 2 गुणनखंड के अतिरिक्त गुणनखंड आ जाए, क्लियर है, वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। अब देखिए सर भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा सर, तो भाज्य संख्या तो देखिए 1 तो भाज्य होगा नहीं, क्लियर है, 2 तो हम अभी अभाज्य संख्या पढ़ लिए, तो 3 तो होगा नहीं, 3 का तो गुणनखंड वो भी भाज्य है, तो हमारा 4 से, यही से आ जाता है कि भाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 6 8 10 और 9 भी होगा, क्या होगा 9 भी होगा, 10 और सही 11 नहीं 12 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे। अर्थात बहुत इजी वे में समझे कि 4 6 8 9 10 12 ये सब क्या है भाज्य संख्या, अर्थात ये अपने आप और इसके अतिरिक्त भी संख्या से कटेगा, क्लियर। बहुत इजी वे में समझे कि भाज्य संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभी बोले थे कि पहले उसको समझने के लिए वास्तविक संख्या समझने के लिए वो चीज समझना पड़ेगा। अब देखिए अब आ गया वास्तविक संख्या, सर वास्तविक संख्या ही समझाइए ना, वास्तविक संख्या पढ़ना है दोस्त, जब बेसिक समझते जाएंगे आराम से समझेंगे। तो वास्तविक संख्या कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, क्लियर है। तो सर परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सर परिमेय संख्या जो होता है ना सर, वो होता है जो P बटा परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, किसके रूप में हो, हाँ देखिए सर जो P बटा Q के रूप में हो और P और Q पूर्णांक हो, लेकिन सर Q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात Q के मान जीरो नहीं आना चाहिए, ये होता है सर परिमेय संख्या। लेकिन मेरे दोस्त ये पढ़ने में ही सुंदर लगता है कि जो P बटा Q के रूप में हो और Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, अर्थात Q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये पढ़ने और लिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब परिमेय संख्या की बात आती है पहचानने की तो बहुत मिस्टेक होता है, क्लियर है तो वो सारा कंफ्यूज हम दूर करेंगे, क्लियर है। अर्थात कह कि जो P बटा Q के रूप में हो, अर्थात कहने का अर्थ है कि सर और हाँ और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, क्या दोस्त पूर्णांक संख्या। और अभी हम लोग पूर्णांक संख्या इसीलिए पढ़े कि पूर्णांक संख्या में दोस्त माइनस और प्लस दोनों होता है, तो यहां से एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। अर्थात परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं कि -2/3 भी हो जाता है, या 3/4 भी हो सकता है, या 22/7 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, या 2.3 भी हो सकता है, या 2.33 भी हो सकता है, या 2.66 भी हो सकता है, डॉट 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 कुछ अगर लगातार आ रहा तो हम इसको लिख सकते हैं, रेकनिंग भी चढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6 रेकनिंग, क्लियर है। ये सब परिमेय संख्या, सब क्या है परिमेय संख्या। देखिए मेरे दोस्त यहां तक तो सर हमने पकड़ लिया कि सर माइनस भी रहेगा तो परिमेय, बटा में रहेगा भी परिमेय, सर ये 22/7 भी परिमेय। अब यहां से ऑब्जेक्टिव आता है दोस्त कि सर 22/7 परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो यहाँ पे परिमेय हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये सब हो गया रेकनिंग, ये भी परिमेय। अब यहीं पे आता अगर आप परिमेय के बाद, तो आप परिमेय की वही परिभाषा जो P बटा Q के फॉर्म में ना लिखा जाए, जो P बटा Q के फॉर्म में ना लिखा जाए, क्लियर, उसे अपरिमेय कहते हैं। तो अपरिमेय में कौन हो जाएगा, तो सर √3 हो जाएगा सर, √7 हो जाएगा सर, डॉट डॉट डॉट, और क्या हो जाएगा सर, तो अगर दशमलव में आ जाए सर तो जो आ जाए 2 दशमलव, मान लिया गया 3 जीरो, 3 पर डबल जीरो, 3 पर ट्रिपल जीरो, ऐसी डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। ये सब क्या है दोस्त अपरिमेय संख्या। अब देखिए बात क्या है, ये जो रेकनिंग की बात है ना हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, क्या है यहीं से डायरेक्ट आता है कि क्या 2.3 रेकनिंग मार देगा। अब बोलेगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पढ़ाए तो थे कि P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए, P बटा Q के फॉर्म में नहीं। और दोस्त अगर खाली 2 भी रहे, खाली 6 भी, ये भी परिमेय संख्या होगा, कुछ नहीं है तो बटा में नीचे 1 है, क्लियर है दोस्त। चलिए ये समझाने के लिए बोले। अब देखिए जब बात ऐसा आता है ना तो सर ये कैसे होगा, सर ये भी आप दशमलव के बाद बोल रहे हैं परिमेय है, यहाँ भी बोल रहे हैं 2.3000, ये भी ये आप परिमेय है, तो ये दोनों में पता कैसे करेंगे सर। तो हाँ मेरे दोस्त हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, एक होता है शांत, क्लियर है, एक होता है अशांत, एक अशांत में भी होता है
आवृत्ति एगो अनावृत्ति होता है। क्लियर है दोस्त? तो देखिए प्रकृति परिमेय संख्या की जब बात आएगी तो ये तो हो गया शांत, ये क्या हो गया शांत। अब इस शांत अशांत क्या है, ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि शांत अशांत क्या है। अब देखिए ये बार है 2.333333 डॉट 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 जा रहा, अर्थात ये है अशांत। कहने का अर्थ है कि ये शांत नहीं है, ये बढ़ते जा रहा, तो ये हो गया अशांत। अशांत और आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है दोस्त कि एक सीक्वेंस में चल रहा है। क्या चीज में चल रहा है? सीक्वेंस में चल रहा है कि धीरे 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 जा रहा है, अशांत अनलिमिटेड, लेकिन ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो जब हमारा अशांत आवर्ती आ जाए संख्या, तब हम उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे क्या है कि 3 के बाद एगो जीरो है, फिर 2 गो जीरो है, फिर 3 गो जीरो है। सर ये अशांत है, ये क्या है सर? ये अशांत है, कंटिन्यू चल रहा, लेकिन अशांत के साथ साथ सर अनावर्ती है, अनावर्ती है, समझ रहे हैं? अशांत है सर, लेकिन उसके साथ अनावर्ती है। क्या है? अनावर्ती है, अनावर्ती है। क्लियर है? अशांत अनावर्ती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि सर ये तो अशांत अनलिमिटेड जा रहा, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा। पहले 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर पता ना कितना जीरो कितना जीरो। क्लियर है? तो जब इस टाइप से आ जाए तो लिखना है कि अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां से ऑब्जेक्टिव फिक्स है। अब देखिए एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि सर पाई कभी कभी पूछ देता है कि पाई क्या है। तो सर पाई अपरिमेय संख्या, सर यहीं पे जिक्र होता है और लड़का नहीं समझ पाते हैं। आज मैं एक कंफ्यूजन दूर करता हूं दोस्त, बहुत इजी में मैं बताता हूं कि मैटर फंसता है कि सर पाई आपने बोला कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही पाई का वैल्यू 22/7 वो आपने बता रहा कि परिमेय संख्या है, तो कैसे? क्लियर? चलिए दोस्त यहां पे अगर जिक्र करें तो देखो दोस्त, पाई का मान 22/7 होता है, हम जान रहे हैं। पाई के बराबर हम लोग 22/7 ज्योमेट्री या मेंसुरेशन कहीं पे भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम लोग माने हैं, एज्यूम किए हैं कि पाई का मान 22/7 रखेंगे। इस पे रिसर्च चल रहा है दोस्त। इसको अगर दशमलव में लेते हैं तो 3.141 वो बहुत 50 अंक गया है। क्लियर है दोस्त? लेकिन हमको उतना डीपली नहीं जाना है, तो इतना ही समझना है कि पाई को हम लोग एज्यूम किए हैं, पाई कभी नहीं 22/7 के बराबर एग्जैक्ट वैल्यू है। क्लियर है दोस्त? तो इसीलिए पाई है जो अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या। कंफ्यूजन दूर। क्लियर है दोस्त? अब एक बताओ, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है जीरो क्या है, तो दोस्त यहाँ पे लिख लेना जीरो परिमेय संख्या। जीरो क्या है? परिमेय संख्या। जीरो पाई 22/7, ये तीनों दिमाग में सेट रखना है, उसके बाद एग्जाम में नहीं होगा गलती। क्लियर है दोस्त? चलिए तो हम लोग जैसे ही अब परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिए, तब आते हैं सर वास्तविक संख्या पे। तो अब वास्तविक हमें उम्मीद है कि बताने की जरूरत नहीं है, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिए तो वास्तविक संख्या आ गया। और यहीं पे आ जाता है दोस्त बहुत ही मजेदार और बहुत, जैसे मैंने जरा सा क्वेश्चन अगर सेट करना चाहे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ सेट होता है। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा सर? वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, -2, 3/2, पाई 22/7, 0, 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/7, मैंने कुछ डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ये यहाँ रूट तो बता दिया, रूट का मतलब समझ ही गए, जिसका वर्गमूल न निकले वो हो जाएगा अपरिमेय। अब जैसे यही √3 की जगह पर यहाँ √9 रह सकता है या √3 रहे, तो देखो √9 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, लेकिन √3 अपरिमेय है, लेकिन वास्तविक संख्या में दोनों आ जाएगा। यहां तक क्लियर? तो आप वास्तविक संख्या आप इजी वे में समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय को जब सम्मिलित कर दिया जाए तो हमारा वास्तविक संख्या बन जाता है। अब यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो बोलता है कि पाई क्या है, एकदम याद रखना है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत मजेदार है। जैसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पाई कौन सी संख्या है, कमेंट में कीजिएगा कि पाई कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक दे? नहीं सर, प्राकृतिक काल दीजिए। चलिए तब दे देते हैं ऑप्शन ए में, दे देते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है?
2 में लिख देते हैं, परिमेय संख्या लिख दिया। अब लिख देते हैं दोस्त पूर्ण संख्या, क्लियर है, सी में। और क्या लिख दें, पूर्णांक संख्या लिख दें, पूर्णांक संख्या, क्लियर। और डी में लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मैटर कहां फंसेगा, कमेंट में बताइएगा कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर इस टाइप के आ जाए, क्लियर है, या आपको डायरेक्ट इतना कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा दिमाग का है, अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं, इतना नहीं, दो ही ऑप्शन देते हैं। चलिए डायरेक्ट पूछ देगा कि पाई जो है परिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैंने सीधा फंडा पूछ रहा कि पाई परिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं, मैंने है या नहीं, या सी एगो ऑप्शन दे देते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, क्लियर है। डी में ऑप्शन दे देते हैं, डी तो इनमें से कोई नहीं, सी तो होंगे, चलिए रहे। अब देखिए सी, तीन ऑप्शन दिए। अब देखिए यहां पे आ गया कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, या वास्तविक संख्या। लड़के क्या करेंगे, वो पढ़ लिए हैं, अभी हमने बताया कि पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का यहाँ ऑप्शन नहीं है, वो टिक मार देंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन गलत हो जाएगा। हमने ये भी बताया है कि पाई वास्तविक संख्या है। पाई क्या है, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या का अभी परिभाषा बताएं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित कर देते हैं तब वास्तविक संख्या आता है। तो पाई क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यहां से एक नंबर फिक्स। चलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप, क्लियर है। तब हम लोग समझ लिए वास्तविक संख्या क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग आए काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए मेरे दोस्त, काल्पनिक संख्या जो है हम लोग 11th में पढ़ेंगे, और ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये होता है जब माइनस में अगर रूट आ जाए, √3 -√5, तो इसको रूट हटाने के लिए हम लोग आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, आई जैसा लिखते हैं, आयोटा ऐसे, क्लियर। चलिए जो भी हो, समझ गए। तो ये जो हम लोग है इमेजिनरी नंबर, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग संख्या के बारे में आज पढ़े। यही संख्या है जिससे आया पहले वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक दो प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय आगे हम लोग पढ़े, दो परिमेय पढ़े क्या, तो परिमेय पढ़े सर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसमें पढ़ लिए सर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सारा। अब पढ़ना क्या है सर, तो अब पढ़ना सर फैक्टर, सह अभाज्य। तो देखिए को फैक्टर बहुत इजी फैक्टर, बहुत इजी है समझना संख्या के बारे में। को फैक्टर, को के मतलब सह के मतलब साथी, और साथी के मतलब मेरे दोस्त कि जिसमें जिक्र साथी की हो तो उसमें कम से कम 2 संख्या आएगा, हम लोग एक संख्या पे जिक्र नहीं करेंगे। अर्थात को फैक्टर सह अभाज्य की बात आए तो इसमें 2 संख्या को हम लोग कंपेयर करेंगे, और साफ साफ बोल रहा है वो वे 2 संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। अर्थात केवल 1 के मतलब हम कह सकते हैं कि 2 और 3 अगर 2 गो संख्या है तो इसका को फैक्टर केवल 1 आएगा, क्लियर है। या बोल सकते हैं क्या, तो बोल सकते हैं सर कि यह है 16, यह है 15, इसका को फैक्टर क्या आएगा, तो 5, इसका भी आएगा को फैक्टर 1। कैसे, अगर हम 16 के तोड़ दें तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 मरतबे 1, क्लियर है। अब देखिए यहां अगर 15 को तोड़े तो 3 से 5 दिए 15, और फिर 5 से 5 एकम 5, अर्थात इसका गुणनखंड करे तो हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 1। अगर इसका गुणनखंड पूरा निकाले 15 को तो ये हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1, क्लियर है। अर्थात देखिए को फैक्टर उभयनिष्ठ के मतलब जो दोनों में सम्मिलित हो, तो हमारा दोनों में 1 और 1 ये मिल रहा, और यही है को फैक्टर। अर्थात 2 संख्याओं का को फैक्टर उसी को बोलेंगे जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाए, क्लियर है दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अभी आ गया निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए एक्यूल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, बात आ गया एक्यूल्ड विभाजन एल्गोरिथम, और ये आ गया एलसीएम एचसीएफ। सर आपने तो अभी नंबर ही बढ़ा रहा था, एलसीएम एचसीएफ हम नहीं जानते हैं, तो जानो दोस्त किसको कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ, क्लियर है। चलिए अगर हम पहले एलसीएम पढ़ें, एलसीएम देखिए, इसको अगर पूछे कि एलसीएम किसे कहते हैं तो आप बच्चे से पढ़ते आते हैं कि सर वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम
संख्या जो दी हुई संख्या से क्या हो, कट जाए, विभाजित हो जाए। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बच्चा बच्चा बोलिएगा कि सर ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लाई है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लेकिन हमको फार्मूला जानने से ज्यादा जरूरी है दोस्त कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे। क्लियर है दोस्त? तो देखिए एलसीएम बोल रहा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकल माने सबसे न्यूनतम वह गुणांक संख्या का जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर है दोस्त? अर्थात अगर इसे लिखे तो लिख सकते हैं एलसीएम वह संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए पूर्णतः करने का मतलब एकदम रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्लियर है? वह न्यूनतम संख्या, वह यहाँ पे जोड़ लीजिए न्यूनतम संख्या। क्लियर है? अगर आप न्यूनतम की बात करें तो एलसीएम निकालते कैसे हैं तो एग्जांपल दे देते हैं। एलसीएम गुणनखंड मान लिया हमको कि दो को संख्या है 8 और लिख लेते हैं 12, एकदम इजी वे में इसका एलसीएम निकालना। तो करना कुछ नहीं है, 8 को पहले कर लेंगे गुणनखंड, तो 2 मरतबे 4 दूना 8, 2 मरतबे 2 दूना 4, फिर अगर करना रहे तो 2 मरतबे 1। क्लियर है? इसको लिख लेंगे कि सर 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 8। क्लियर? अब यहां देखिए 12 को भी कर लेंगे, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 3 से 3 1 3। अगर हम इसको करें 12 तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक, देखिए एलसीएम क्या है तो बोल रहा कि दी हुई वह न्यूनतम संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तब देखिए अब अगर हम इसका एलसीएम निकाले 8 और 12 का एलसीएम निकाले, क्लियर है, तब क्या निकलेगा तो देखिए क्या बोल रहा है जो मिल रहा है दोस्त उसको एक बार ही लिखना है। जैसे देखिए इसमें 3 2 गो 2 और इसमें भी 2 गो 2, तो इसको लिख लेंगे 2 गुना 2। क्लियर है? एक बार लिखा गया दोनों। चलिए अब उसके बाद ये 2 इसमें 2 नहीं है तो इसको भी लिखेंगे 2। एक मेरा एक लिखे या ना कोई फायदा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए। चलिए उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 भी लिख लीजिए। यहाँ तक दिक्कत? अर्थात कहने का अर्थ एलसीएम ये है कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो ना मिल रहा है उसको भी लिखना। अंतर यह है कि जो दोनों कॉमन मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना। यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 2 गो 2, तो एक ही बार 2 गो 2 लिखना, ऐसा ना कि दोनों बार लिख देना। क्लियर है? चलिए अब इसको जब गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24। अर्थात 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। कितना इजी वे में गुणनखंड करके। देखिए यहीं पे समझ जाते हैं एचसीएफ, बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं बात के एचसीएफ। एचसीएफ की भी बात आया तो अगर हम इसे फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछे तो आप आराम से बनाइएगा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करने से ज्यादा जरूरी है कि एचसीएफ याद कैसे, ये एचसीएफ निकालते कैसे। क्लियर है? तो देखिए दोस्त एचसीएफ हम लोग बच्चे से 6 7 से ही एलसीएम एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं, तो बस इसको हल्का रिकॉल करते हैं तो एचसीएफ का रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या या वह महत्तम संख्या जो दी हुई संख्या से क्या हो जाए, दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए यहां दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, यहां दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। समझ रहे? तो यहां पे वही लिखना है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। क्लियर कर दे। क्लियर है? यहां था कि दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात 24 है, अगर हम 8 से भागा देंगे तो 8 3 24 पूर्णतः विभाजित हो रहा, 12 से भागा देंगे पूर्णतः विभाजित हो रहा। ये कह रहा कि नहीं, ये कह रहा कि बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर जाए। अर्थात यहीं पे अगर हम 8 और 12 को ही एचसीएफ अगर निकालें, क्या निकालें? एचसीएफ, तो क्या करना होगा? तब देखो दोस्त एचसीएफ दो प्रकार से निकलता है,
एक वो निकलता है एक क्यूल्ड एलोगेरिथम से, जो हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक निकलता है गुणनखंड मेथड से। हम अभी गुणनखंड समझ रहे हैं, गुणनखंड यहाँ समझा देते। तो गुणनखंड में करना कुछ नहीं है, 8 को जब हम फैक्टर किए तो हमारा फैक्टर यहाँ निकल के आया था, वो आ गया 2 दूना 4 दूना 8 गुना 1। क्लियर है सर? जब 12 का फैक्टर किए थे तो 12 में क्या आया, तो 2 दूना 4 4 तिये 12 गुना 1। क्लियर? अब देखिए सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो निकाल, एचसीएफ कहता है कि जो मिल रहा है ना बस वही होगा, उभयनिष्ठ ही होगा सिर्फ, उसके अलावा कोई नहीं। तो देखिए हाँ, ये 2 मिल रहा, ये 2 मिल रहा, इसके अलावा कोई मिल रहा है नहीं। तब इसको एक बार 2 एचसीएफ अगर निकाले कितना के 8 और 12 के, तो हमारा हो जाएगा एगो 2 और एगो 2 अर्थात 4, क्या रहा 4, अर्थात एचसीएफ 8 12 के 4। देखिए ये जो क्या रहा था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, अर्थात ये 4 सबसे, यह बड़ी संख्या 8 और 12 में 4 सबसे बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। अर्थात 4 से अगर भागा 8 में देंगे 4 दूना 8 कट जाएगा, 4 से भागा 12 में देंगे 4 तिये 12 कट जाएगा। क्लियर है? और यही से एगो जो अथी आया, क्लियर है, यही से एगो दोस्त आया हमारे पास, वो आया क्या कि एलसीएम एचसीएफ से ही एक आया फॉर्मूला निकल के, वो ए कह रहा है कि सर ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एकदम याद रख लीजिएगा। क्लियर? कभी कभी क्या होता है दोस्त कि आपको एलसीएम दे देगा और दोनों संख्या दे देगा और एचसीएफ पूछेगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, या आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा और दोनों संख्या का गुणनफल पूछ देगा, या एक संख्या और एलसीएम एचसीएफ दे देगा दूसरा संख्या पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। ये कैसे होता है, अगर यहाँ चेक भी करे तो देखिए यहाँ हमारा एक किसको मानते थे, ये बड़ा वाला के मानते हैं, तो अगर इसको ए माने इसको बी तो हमारा ए गुना पी, तो 12 गुना 8 बराबर एलसीएम कितना आया था सर 24, एचसीएफ कितना आया था 4। अब देखिए 12 8 96 और 24 4 96, दोनों बराबर हो गया ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए फिक्स होता है कि ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्लियर है? चलिए तो हम लोग अब देखिए बोल रहे थे कि सर जे एलसीएम एलसीएफ जब बता रहे हैं तो ये तो गुणनखंड विधि से होता है, एक भाग विधि से होता है एलोगरिथम, वो भी बताते हैं। चलिए चलिए यहाँ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 2, एक पहले, हाँ देखिए जैसे यहाँ पे ही पूछ दिया बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। क्लियर है? तो देखिए एक इसको कहने का मतलब कि भाग विधि से बनाइए। तो आपको पहले एक समझा देते हैं भाग विधि से कैसे बनता है एचसीएफ। तो भाग विधि में करना कुछ नहीं रहता है दोस्त। भाग विधि में क्या रहता है, जैसे मान लिया अभी हम बना रहे थे 8 और 12, तो इसको क्या करते हैं, बड़ा वाला को ए मानते हैं, छोटा वाला को बी मानते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि बी में ए से भागा देते हैं। क्लियर है? ये भागा जब तक देते जाते हैं तब तक कि हमें रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए। अर्थात एक क्यूल्ड के जैसे ही चर्चा होता है तो इसका कहने का अर्थ है दोस्त, यूक्लिड एलोगरिथम का कहने का अर्थ है, यूक्लिड का कहने का अर्थ है यूक्लिड एलोगरिथम कि ए जो होता है वो BQ प्लस आर होता है। देखिए अब ये बात को बहुत अच्छा से बताया कि ए जो होता है BQ प्लस आर होता है। ए क्या होता है, तो ए होता है जिसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि सर भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है, इधर सर होता है भाजक, सर इधर होता है भागफल, इधर होता है सर नीचे में आता है जो होता है सर शेषफल। क्लियर? चलिए यही कहता है कि ए होता है, ये बी होता है, क्लियर है, और ये क्यू होता है और ये आर होता है, बस यही होता है। अर्थात इसको कहना कि ए बराबर BQ प्लस आर होता है। और जहां एगो कंडीशन होता है कि जो आर है ना दोस्त वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से सदैव छोटा होता है, बी से हमेशा छोटा होता है। तो ये बात तो ये तो बात सत्य है दोस्त कि भाजक है जो रिमाइंडर शेषफल से यदि बड़ा होगा या भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? जब इससे बड़ा होगा तो लगा ही देंगे एक बार में। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर जो होता है
बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। यही इक्विवल्ड है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाग विधि से या इक्विवल्ड के उपयोग करके कैसे बनाते हैं एचसीएफ। देखो अभी एग्जांपल बता रहे हैं, वो देख लीजिए। चलिए बहुत इजी वे में समझाएंगे यहीं पे। ये भी अभी बोले थे ना, बड़ा वाला को बी मानना है, बड़ा वाला को ये मानना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 में भागा देंगे 12 से। क्लियर है दोस्त? 8 एकम 8, 8 दूना 16, नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 8 एकम 8, बचा कितना 4। अब क्या करते हैं ना कि हमारा जब तक रिमाइंडर 0 ना आए भाग देते रहते। अब ये बन जाएगा क्या बी और ये बन जाएगा ए, क्योंकि 8 बड़ा है। तो यहाँ अब भागा देंगे 8 से। क्लियर है? 4 से 8 में, तो 4 दूना 8, कहानी हो गया खत्म। अब देखिए यहीं पे जो ये बचता है दोस्त, इसी को बोलते हैं एचसीएफ। कब? जब शेषफल हमारा आ जाए 0। क्लियर है? ये नहीं है कि हम यहीं एचसीएफ बोल देंगे, जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका ए जो बी आता है ना, बी वही हो जाता है एचसीएफ। यही एक कीवर्ड बोले थे कि जब हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो और जब आर बराबर 0 आ जाए तो हमारा बी जो है वो बन जाता है एचसीएफ। एकदम दिमाग में सेट कर लेना। क्लियर है दोस्त? अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो और जब आर के मान 0 आ जाए तो हमारा बी बन जाता है एचसीएफ। यहां तक क्लियर? चलिए अब हम यही उपयोग करके हमें अभी एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी वे में समझाएं। चलिए अब इसको इरेज कर, अब फटाफट फटाफट तुरंत बना देंगे। क्लियर? चलिए चलिए बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, बहुत इजी वे में समझना। क्लियर है? देखिए पहला बोला यूक्लिड के उपयोग, अर्थात यूक्लिड के जब यूज हम करेंगे तो हम अभी बता रहे हैं कि सर यूक्लिड जो बोले थे, क्या यूक्लिड जो बोले थे, यूक्लिड एलोग्रेथियम, एलोग्रेथियम जो विभाजन है वो बोले थे कि सर ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर? देखिए हमारा 135 और 225 है, तो हम बोले बड़ा वाला को ए मानना, तो ए बराबर हो गया 225, बी बराबर हो गया 135। क्लियर? अब देखिए ये कैसे निकालेंगे सर, करना कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे कि भागा देंगे। तो भागा देंगे 135 में कितना से दोस्त, कि 135 से भागा कितना में देंगे 225 में। 2 मरतबे लगेगा सर, 270 हो जाएगा, नहीं 1 मरतबे कितना 135, 100 क्या 35। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, ये बचा क्या 225 है, ठीक है। अब ये बचा क्या, तो बचा सर 12, 12 में से 3 गया 9, ये क्या बचा सर, ये बचा एक एक में से कहानी खत्म 90। अब यहां से 135, 135 हम 315 लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि अब हमारा ए बन गया बी और ये हो गया ए, अर्थात ये है 135। अभी 90 दूनी 180 ज्यादा होगा, तो एक मरतबे लगाएंगे 90, कितना बचा 5, 13 में से 9 गया 4, एक खत्म, अर्थात 45। अभी 45 बन गया बी, अब 45 में भागा देंगे 90 से। क्लियर? 45 दूना 90। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0, अर्थात कुछ नहीं, यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो उसका यही भाजक एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एचसीएफ। अर्थात अगर हमारा एचसीएफ इसका खुद दे तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि एचसीएफ 45 है। क्लियर? क्लियर है? नहीं तो फिर गुणनखंड से, लेकिन हमें इक्विल से बताना है तो भाग विधि से बता दिए एचसीएफ 45। लेकिन इक्विल से कैसे बनाते हैं ये समझाते हैं। इक्विल से क्या करते हैं कि हम लोग इस पे रखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है? हम क्या करते हैं कि यहाँ ए माने हैं 225 के, तो 225 बराबर बी कितना है, तो 135 गुना क्यू कितने बार में लगाए, तो एक बार में, प्लस आर शेषफल क्या आया 90। तो अब ही आर बराबर 0 नहीं आया, तो जब नहीं आया तो हम नहीं बोल सकते कि ये सीएफ 135 है। फिर हम दूसरा चरण में चलते हैं, चरण फर्स्ट हो गया, अब चरण सेकंड में चलेंगे। क्लियर है? सेकंड में क्या हो गया कि अब हमारा बदल गया, अब हमारा ए हो गया क्या, तो ये हो गया बी, आई हो गया ए, आई हो गया क्या क्यू।
क्लियर है। तो अब हम लिखेंगे ए बराबर, तो ए हो गया 135 बराबर बी क्यू, तो बी कितना 90 गुना क्यू कितना 1 प्लस रिमाइंडर आर कितना, तो सर आर आ रहा है 45, तो हो गया 45। अभी भी सर आर इक्वल टू नॉट जीरो, आर जीरो के बराबर नहीं है, तो अभी भी हम सी एफ 90 नहीं बोल सकते। फिर चरण 3 में चलेंगे। चरण 3 एकदम इजी वे में समझना, यही लोग कंफ्यूज होते हैं। सर अब क्या हो गया कि सर अब हमारा 90 हो गया ए, 45 हो गया बी, और ई हो गया क्यू हो गया 2। क्लियर। तब क्या करेंगे, ए बराबर ए कितना, तो सर ए हो गया 90, बी कितना 45 गुना क्यू कितना सर 2 बार में, रिमाइंडर कितना 0। अब हमारा आर 0 आ गया, तो हम यहां लिखेंगे आर इक्वल टू 0। और जैसा ही आर इक्वल टू 0 मिले, तो हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे कि हमारा जो HCF है वो हो गया 45। क्लियर है दोस्त। तो हमारा HCF आ गया कितना 45। अब देखिए ऐसा ही बनाना है 196 38 20 का। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको भी ऐसा ही बनाना है। तब देखिए इसको भी अगर बनाएंगे तो दूसरा क्या कह रहा कि 196 और कितना है सर, और है 38 22 0। क्लियर। तो हम यहां जान गए कि सर ई हो गया ए और ई हो गया बी। क्लियर। तो हम सर जानेंगे कि यहाँ पे होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तब हमारा यूक्लिड यूज होता है। क्लियर। लेकिन सर हम ए बी क्यू कहां से लाएंगे, करना कुछ नहीं है, पहले भागा देना। भागा क्या है, तो सर 196 से हम भागा दे देंगे 38 22 0। क्लियर है। अब देखिए इधर और दे देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर। क्लियर है। चलिए चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हम भागा दे लेते हैं 196 38 22 0। क्लियर है। अब देखिए ए है दोस्त 382 पहले लगाएंगे, तब जरा ध्यान से देखिएगा कि 2 बार में लगेगा सर, 2 बार में हो जाएगा 2 दूनी 400 के आसपास। क्लियर है। तो नहीं, एक बार में कितना होगा दोस्त, तो सर एक बार में हो जाएगा 196। क्लियर है। अब देखिए 12 में से 6 गया 6, ये बचा कितना 7 7 17 17 में से 9 गया 8, आई 2 2 में से 1 गया 1, 100 कितना बचा 86। सर 186 है तो हम उतार लेते ऊपर से 2, क्योंकि 186 छोटा है ना रिमाइंडर से, अभी ऊपर में संख्या और बच रहा। चलिए अब देखिए ये हो गया 18, अब के बार में लगेगा सर, ध्यान से देखना, ये 1862 है, ये 196 मतलब ये 200 के आसपास है, ये 1800 है, तो 9 से भी लगाएंगे तो 9 दूनी 1800, तो अर्थात 9 से, तो 9 से लगाएंगे तो 9 छक्का 54 के 4 हाथ में रहा 5, और 9 नमा 81 5 86 के 6 हाथ में रहा 8, और 9 8 17। क्लियर है। घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, ये बचा कितना 5, 15 में से 6 गया 9, ये बचा 7 में से 7, 1 में से 1, कहानी खत्म। बचा कितना 98। सर 98 के बाद भी है हमारा एगो क्या 0, तो 0 उतार लेंगे। अब है 980, कितना आ गया 980। सर अब 980 कितना सर, तब जरा देखिए 200 के आसपास है, 1000 के आसपास है, अर्थात 5 से लगाते हैं, कितना से 5 से, 6 25 30 के 0 हाथ में रहा 3, 9 3 9 5 45 3 48 के 8 हाथ में रहा 4, और 5 4 9, अर्थात सर ये कट गया, अर्थात रिमाइंडर हमारा आ गया 0। कितना आ गया रिमाइंडर 0, अर्थात सर हमारा ये CF हो गया 196। HCF कितना आ गया 196। अब यही एक क्यूल्ड पे रख देना, एक क्यूल्ड पे रख देना। तो कैसे रखना है, तो ये हमारा एक क्यूल्ड यही है ना, यहाँ पे क्या करना है ए बराबर लिखना। क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया ए, अब इसको रख देंगे तो ए बराबर कितना था, तो सर ए बराबर है 38 22 0 बराबर, सर बी कितना है 196, सर क्यू कितना है 195, सर रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, अर्थात सर जब रिमाइंडर 0 आ गया आर बराबर क्या आ गया 0, तो हमारा HCF हो गया 196। यही तो एक क्यूल्ड विभाजन एल्गोरिथम है। क्लियर है। तो 2 बना लिया। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा कि
867 और 225, इसका भी एक कील्ड से बनाना है। तो एक न्यू स्लाइड लेते हैं, 867 और 255 है। क्लियर है? तो यहां लिख लेते हैं तीसरा में 867 और 255, इसका बनाना है एक कील्ड से, कील्ड विभाजन एलोग्राफी। क्लियर है? चलिए देखिए, एक कील्ड विभाजन एलोग्राफियम 867 है, एक बार देख लीजिए कहा 867 255, ये एलोग्राफियम सही नहीं दिख रहा होगा, चलिए लिख लेते हैं सही। चलिए एलोग्राफियम याद रखता है। क्लियर है? चलिए देखिए, 867 और 255 हम कहे क्या करते थे सर, कील्ड से क्या करते हैं कि ए बराबर लिखते हैं बी क्यू प्लस आर। सर ए बड़ा को मानते हैं, अर्थात हमारा ए जो हो गया वो 867 हो गया, सर बी जो हो गया वो 255 हो गया। इसी पे रखते हैं सर कि क्या, तब उससे पहले क्या करते हैं सर कि हम लोग 225 हम लिख 255 है, क्या 255, ये 200 क्या है 55। चलिए यहीं पे क्या करते हैं सर कि ये 255 से हम लोग भागा दे देंगे 867। क्लियर? अब देखिए ये 250 है, 400 में लगाएंगे तो ये 1000 से पार हो जाएगा, यानी हमको 3 से लगाना है। कितना से? 3 से। 5 या 15 का 5 हाथ मेरा 1, 5 या 15 का 16 4 मेरा 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, आइए कितना बचा? 8 में 7 गया 102। अब देखिए 102, अब ऊपर में संख्या नहीं है तो ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा ए 255। इसको लगाएंगे 2 मरतबे 200, 3 मरतबे लगाएंगे 300, ज्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे लगाएंगे तो ये हो गया 2 दूना 4, 0 2 204। ये करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, ये 5 के 5, 2 से 2 कहानी खत्म, 51। अब ये बन जाएगा बी, ये हो जाएगा ये 102। अब 55 दूनी तो जानवे करते हैं कि 102 होता है, कट के आ गया हमारा 0, अर्थात शेषफल जब 0 मिल जाए तो यही हमारा बन गया HCF, अर्थात HCF क्या हो गया? तो 51। लेकिन हमें एलोग्राफियम पे रखना है, कील्ड विभाजन पे है, तो हम अब यहाँ पे रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम ए की जगह पर रखेंगे 867 बराबर 255 और गुना क्यू। 255 जब रखे थे तब क्यू था 3, तब हमारा रिमाइंडर आर मिला था 102। क्लियर? पहला चरण। जब दूसरा चरण में चलेंगे, तो सर अब हमारा ए बन गया ए और ये बन गया बी, तो हमारा अब हो गया सर, वो हो गया 255, 255 हो गया क्या? ए, हमारा बी क्या है? तो 102 गुना क्यू कितना है? 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया सर? 51। अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया, अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया, तो हम और आगे चलेंगे। चरण 3, चरण 3 में क्या करेंगे? तो सर अब हमारा ए हो गया 102, आई हो गया बी, तो अब हम लिखेंगे सर 102 बराबर, सर बी कितना है? 51। 51 में जब 2 क्यू लिए थे सर तब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, अर्थात जब रिमाइंडर हमारा आर बराबर 0 हो गया तब हमारा यहाँ बी हो जाएगा HCF, और बी हमारा क्या है? 51, तो हम लिख देंगे कि HCF जो हमारा है वो हो गया 51, 51। क्लियर दोस्त? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बोल रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब यहां से दर्शाने वाला आ गया और ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम लोग आज बहुत अच्छे में थोड़ा सा रिकॉल करते क्या क्या पढ़े। तो सर हम लोग स्टार्ट किए थे कहां से? तो वास्तविक संख्या से। हमने सबसे पहले वास्तविक संख्या में ये समझा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ये समझने से पहले हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या क्या होता है, समझ रहे हैं? चलिए हम लोग पढ़े थे कि सर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वाद संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। इसके पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लिए थे कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके बाद वास्तविक और काल्पनिक, और उसके बाद हम लोग समझने के बाद हम लोग चले थे क्वेश्चन पे। किस पे चले थे? शाहबाज पढ़े थे,
शाहबाज के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बहुत इजी में बड़े, एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट का देख लिए, सेकंड से सिद्ध करना है। ये वीडियो काफी लंबा हुआ, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगने से नहीं होता, अगर वीडियो से आपको समझ में आ जाए और मैथ बने और इजी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप लोग बने रहते हैं, इसके लिए हमें बहुत गर्व की बात है, खुशी की भी बात है। क्लियर दोस्त? तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।